नमस्ते, मैं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। नीट का फॉर्म स्टार्ट होते वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था। आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे नीट के फॉर्म भरते वक्त जो पेरेंट्स को डाउट आए थे, उन्होंने फॉर्म सबमिट किया था और अब उनको टेंशन है कि फॉर्म अच्छे तरीके से सबमिट हुआ है, हमारा एडमिट कार्ड जनरेट होगा या नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मेरे जैसे ही शायद से काम करने वाले पर मिसगाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट को टेंशन दे रहे हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं जनरेट होगा। तो मैं लास्ट 8 ईयर से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो आपको मेरा तजुर्बा डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। और जो टेंशन लेने के पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और जो टेंशन लेने के पॉइंट बिल्कुल नहीं है वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो लास्ट तक देखिए। मैं आपको इन डिटेल फॉर्म का स्टार्ट से लेके मैंने पॉइंटर्स निकाले हैं, तो किस पे आपको ध्यान रखना है और किस पे आपको ध्यान नहीं रखना है, और अगर उसमें भी अगर आपके थ्रू कुछ मिस्टेक्स हुई है तो वो भी कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये गाइड करने के लिए ये वीडियो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम जब नीट का फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट करते हैं तब पहला ही पूछा जाता है यूर नेम। वहां पे नोट आती है एज पर 10th मार्कशीट। किसी लोगों ने एज पर 10th भरा होगा, किसी लोगों ने एज पर आधार भरा होगा, जो मिसमैच रह सकता है, क्योंकि ये कंडीशन थी कि अगर आपने 10th के हिसाब से भरा है, नीट को फॉलो किया है, एज पर 10th मेंशन किया है, तो आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा था। बहुत सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, उनके 10th के मार्कशीट पे सरनेम फर्स्ट आता था और आधार नॉट वेरीफाइड। उनका वो टेंशन का सीन था कि नहीं सर, आधार कार्ड नहीं वेरीफाई हुआ तो क्या। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नाम स्पेशली प्रॉपर मेंशन किया और उनका आधार कार्ड वेरीफाई भी हुआ, पर अब उनको ये टेंशन रह सकता है कि एज पर 10th तो हमने नाम नहीं डाला है, तो क्या इसका असर हो सकता है क्या। तो 200% मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके नाम में कुछ मिस्टेक नहीं हुई है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम, या फिर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, या फिर फर्स्ट नेम सरनेम, जो भी आपने लिखा होगा, तो उसके हिसाब से आपका परफेक्ट एडमिट कार्ड जनरेट होगा, आपका परफेक्ट रिजल्ट जनरेट होगा, और उसके बाद आप एडमिशन में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपने आपका नाम में कुछ मिस्टेक किया है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये थोड़ा सा हाईलाइटिंग पॉइंट हो सकता है। आपको एडमिट कार्ड तक या फिर एग्जाम तक उसका कुछ इशू नहीं होगा। मेरे पास जेजे हॉस्पिटल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, उसके नाम में प्रॉपर बड़ी मिस्टेक थी, पर वो फिर भी वो करेक्शन विंडो में भी उसने ये करेक्ट नहीं किया, फिर भी उसका एडमिशन राउंड 1 में ही कंप्लीट हुआ था विदाउट एनी प्रॉब्लम। डेफिनेटली ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, पर अगर हुई है किसी से तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये मैंने बताया। और सेकंड इसमें ऑप्शन क्या है कि किस तरह कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम हमारा नाम। अगर आपका नाम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, 10th के हिसाब से नहीं है या फिर आधार के हिसाब से नहीं है, ये इशू नहीं है, पर अगर आपके स्पेलिंग में ही कुछ मिस्टेक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि करेक्शन विंडो में 2 दिन की रहेगी शायद से, उस टाइम आप ये करेक्ट करवा सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, इसी पॉइंट में मैंने ये आधार कार्ड का भी नॉट ऑप्टेड या फिर नॉट वेरीफाइड वाला भी पॉइंट क्लियर कर दिया है। शायद से अब सभी लोगों को इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड अगर वैलिडेट नहीं भी हुआ है तो भी कुछ टेंशन की बात नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आधार कार्ड वेरीफाई हुआ है और एज पर 10th आपका नाम नहीं है तो भी कुछ टेंशन की बात नहीं रहेगी। उसके बाद फादर्स नेम मदर्स नेम वो भी एज पर 10th भरना है। सिर्फ फर्स्ट नेम डाला है, लास्ट नेम नहीं डाला, सर पूरा नाम डाल दिया पर सिर्फ फर्स्ट नेम डालना चाहिए था, कुछ भी उसमें भी इशू नहीं, पर जो फादर्स और मदर्स का स्पेलिंग है वो करेक्ट रहना इसमें भी इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें भी आपने मिस्टेक किए है तो करेक्शन विंडो में आपको 1 टाइम करेक्शन विंडो आती है, उसमें आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वो चेंज करनी पड़ेगी, वो मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए थी। अगर ईयर गलत डाला है, मंथ गलत डाला है या फिर डेट ही गलत डाली है तो वो करेक्शन विंडो में आपको करेक्शन करना पड़ेगा। वो मिस्टेक ये आपके एडमिट कार्ड पे या फिर आपके रिजल्ट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगी, पर फिर भी आपको ये करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस तक कुछ प्रॉब्लम ना हो। आपका जेंडर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें भी आपको मिस्टेक हुई है तो करेक्शन विंडो इज द ऑप्शन। अदरवाइज फिर से मैं दोहराता हूँ, हर बार ये दोहराता हूँ कि अगर जेंडर में भी मिस्टेक है तो भी आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, पर एडमिशन सेंटर पे आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है। तो इट इज बेटर टू क्लियर
दिस मेल फीमेल जेंडर का प्रॉब्लम इन करेक्शन विंडो। एड्रेस में हमने कुछ गलत डाला है तो उसका कुछ इशू होगा क्या? सर डिस्ट्रिक्ट ही गलत वहाँ पे है, डालना था एक्स, आ गया दूसरा ही। ड्रॉप डाउन में हमने कैसे गलती से वो सिलेक्ट किया पता नहीं, पर ऐसे केस में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? तो बेटर ये है कि आप इसका टेंशन ही ना मत, कुछ भी पोस्टल कम्युनिकेशन होने ही नहीं वाला है, तो आपने जो भी एड्रेस डाला है वो कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, आपने अगर स्टेट गलत डाला होगा ना तो वो इफेक्ट करता आपके एग्जाम सिटी, जो हम एग्जाम जिस सिटी में चॉइस किया है उस पे। अगर आपने महाराष्ट्र सिलेक्ट ही नहीं किया ना उसमें एड्रेस में, तो आपको एग्जामिनेशन सिटी में वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता। तो वो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है क्या? तो डेफिनेटली डालते वक्त करेक्ट ही डालना चाहिए था, पर उसमें आपने गलती से कुछ प्रॉब्लम दूसरा डिस्ट्रिक्ट ही डाला है। नहीं पता नहीं साथ थाने में आएंगे या फिर पालघर में आएंगे, तो गलती से ठाणे डाल दिया, बाद में पता चला हमारा एरिया पालघर में आता है। तो डोंट वरी, इसका कुछ भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होने वाला है। उसके बाद नेशनलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने फॉर्म भरते वक्त जो एक वीडियो बनाया था उसमें भी मेंशन किया था, सारी डिटेल्स हम एडिट कर सकते हैं सिवाय इस नेशनलिटी के। तो नेशनलिटी अगर ओसीआई एनआरआई आपकी नहीं है पर फिर भी आपने गलती से मेंशन किए, तो इट इज बेटर टू करेक्ट इन करेक्शन विंडो। डोंट वेट टिल एडमिशन, बिकॉज एडमिशन भी उसके ऊपर ही होने वाला है, और इंडियन नेशनलिटी के लिए इंडियन सीट्स रहेंगे, एनआरआई के लिए एनआरआई के रहेंगे। तो इट इज बेटर टू करेक्ट इन करेक्शन विंडो। आपने डिक्लेरेशन कास्ट का सर्टिफिकेट जो हम मेंशन करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो एससी एसटी, उसके ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के ज्यादा इशू है कि सर हमने गलती से क्या किया, स्टेट के ईडब्ल्यूएस और स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किए। गलती से किया या फिर जानबूझ के किया, आपको पता ही नहीं था डिक्लेरेशन नाम का कुछ पार्ट है। सो इट इज बेटर कि एनटीए ने मेंशन किया है कि आपके पास अगर डिक्लेरेशन नहीं, आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं है, तो आप अपलोड क्या कर सकते हो, तो आपका डिक्लेरेशन अपलोड कर दो कि आपने एक ऑप्शन क्रिएट किया था। पर अगर आप वहां पे व्हाइट पेपर भी अपलोड करते हो, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूं, तो एनटीए एक्सेप्ट करता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली कभी भी एडमिशन के टाइम यूज नहीं किए जाते। यहाँ से डायरेक्टली एनटीए से डाटा लिया, जो भी अपलोड किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो रहा है। तो जून तक जब ये एडमिशन प्रोसीजर चालू होगा ना, जून तक आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रेडी करना है। 1 अप्रैल तक बहुत सारे लोगों के पास ये सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस, सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि अगर आपने स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपका फॉर्म 101% रिजेक्ट ही होगा। तो ऐसा कभी होता नहीं है। ये जो लोग ये बता रहे हैं ना, उनको कुछ इसका काम का तो तजुर्बा नहीं तो अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को और पेरेंट्स को पैनिक बना रहे। तो आपको ऐसा कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म परफेक्ट ही रहेगा। अगर आपने स्टेट का या फिर कौन सा दूसरा, बहुत बार ऐसा भी हुआ है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना था तो मार्कशीट अपलोड कर दिया है, 12th का गलती से मार्कशीट अपलोड कर दिया है। तो नो डाउट पासिंग सर्टिफिकेट बोला था तो पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए था, पर अगर किसी ने उसमें भी गलती की है तो डॉक्यूमेंट्स का व्हाइट पेज और आपका ये कोई 16 लाख 20 लाख फॉर्म ओपन करके नहीं चेक करते, या फिर ऑनलाइन ऐसा सिस्टम नहीं है कि आया हुआ डॉक्यूमेंट जो है वो 10th का ही है क्या, या फिर अपलोड हुआ एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड ही है क्या। उसका ऑटोमेटिकली वहां का क्यूआर कोड से कुछ स्कैन हो के एड्रेस डिटेक्ट हो सकता है कि ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो उसके वजह से आप टेंशन मत लो। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, डिक्लेरेशन हो या फिर 10th का सर्टिफिकेट, उसमें गलती नहीं करनी चाहिए थी, ये बराबर है। पर अगर दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड भी हुआ है तो उसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम, सर हमारा इनकम तो 4 से 5 लाख का है, पर गलती से स्टूडेंट ने 1 लाख बोल दिया, या फिर हमारा इनकम 2-3 लाख का था पर गलती से स्टूडेंट ने 7 लाख लिख लिया। और एक केस बताता हूं, सर हम आते हैं ईडब्ल्यूएस में, ऑफिशियली हमारा इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, पर स्टूडेंट ने बताते वक्त 8 लाख से ज्यादा बताया, तो फॉर्म भरने वाले आदमी ने ज्यादा ही मेंशन कर दिए। तो हमें अब कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या, हम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और या फिर कौन से भी कैटेगरी का बेनिफिट उठा पाएंगे क्या। तो डोंट वरी, ये जो मेंशन किया हुआ इनकम है सिर्फ गवर्नमेंट के डेटाबेस के लिए है, इससे कुछ आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई नहीं होगा। आपने यहाँ तो 8 लाख लिखा था, तो अब अचानक से आपका इनकम कैसे कम हो गया, या फिर आपने यहाँ पे तो कम लिखा है बढ़ कैसे गया, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट कभी पूछेगा नहीं। आप ये पूरा डेटा एडमिशन के टाइम चेंज कर सकते हो।
अगर एक सिंपल बात बताता हूं कि EWS आपका अभी आपने मेंशन भी कर दिया, यस आई हैव EWS, पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास अगर नहीं रहेगा तो आपको ओपन में मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका एडमिशन, वो और वैसा हो सकता है, उसका कुछ भी इशू नहीं आता है। और सेकेंड थिंग, अगर आपने अभी ओपन मेंशन किया है और उस टाइम अगर आपको अगर शिफ्ट होना है EWS में और आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, तो आप सेंट्रल लेवल के जो भी सिस्टम्स में जैसे कि MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का जो भी काउंसलिंग रहेगा उसमें तो आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाती है आपकी कैटेगरी। पर स्टेट लेवल के प्रोसेस में आपको फिर से फॉर्म भरना रहता है, तब उसमें आप ओपन से भरा था फॉर्म EWS में कन्वर्ट करना चाहते हो, यस यू कैन। तो ऐसा कन्वर्जन पॉसिबल है। तो इसका भी आप टेंशन मत लीजिए कि आपने इनकम क्या मेंशन किया है। माइनॉरिटी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी माइनॉरिटी है तो मुस्लिम आपको मेंशन करना चाहिए था, आपकी माइनॉरिटी जैन है तो आपको जैन मेंशन करना चाहिए था, ताकि आपका नेशनल लेवल पे जो कॉलेजेस है वहां पे आप बेनिफिट ले सकते थे। अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो आपका नेशनल लेवल का चांस कम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वो भी चांस नहीं गंवाना है, हमारे मार्क्स अच्छे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें वो माइनॉरिटी का बेनिफिट मिल सके जहां पे कॉलेजेस है वहां पे, तो आप करेक्शन विंडो में वो भी करेक्ट करवा लो। एक क्वेश्चन था, कॉन्ट्राडिक्टरी कस्टमरी ड्रेसेस जो रहेंगे नीट के यूनिफॉर्म के अलावा जो पहनना चाहते हैं, जैसे कि टर्बन, टोपी, पगड़ी, बुरखा, ऐसा कुछ आप पहनना चाहते हो तो आपको वहां पे पहले ही मेंशन करना था, यस आई वांट टू वेयर दैट। सो अगर आपने गलती से नो पे क्लिक किया है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं चेंज कर सकते। तो आपको एडिट विंडो में अगर वो फैसिलिटी मिलती है तो यस पे बोलना पड़ेगा क्लिक, और चेंजेस वो अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आपने गलती से यस बोला है पर आप रेगुलर वेयरिंग में जाना चाहते हो तो कुछ इशू नहीं है, तो उसको एडिट करने की जरूरत नहीं है। सर मैं टोपी बुरखा कुछ भी नहीं पहनने वाला था और गलती से मैंने यहाँ पे भरते वक्त यस पे क्लिक कर दिया, तो मुझे अब कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? मेरा कुछ ऐसा स्पेशल सेंटर आएगा क्या? तो स्पेशल सेंटर आएगा तो भी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका रेगुलर चेकअप नहीं होगा क्योंकि आपने ऐसा कुछ पहना ही नहीं है, तो आपका चेकअप वैसा नहीं होगा, आपको डायरेक्टली अलाउ किया जाएगा एग्जाम को। तो यस और नो से किसको इम्पैक्ट होने वाला है वो ध्यान में रखिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो ही एडिट कर दीजिए। उसके बाद आएगा आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग, इंडिविजुअल कोचिंग, उस पर कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का डेटा कलेक्शन है, तो आपको उसकी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने वहां पे क्या मेंशन किया था, आधार कार्ड नंबर वैलिडेट नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो दूसरी स्टेप आती थी, तो वहां पे दूसरा ऑप्शन या फिर तीसरा ऑप्शन बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करना पड़ा होगा, तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अदरवाइज वो फॉर्म ही आगे नहीं जाता। सो आपने जो सिलेक्ट किया है वो करेक्ट है। आपका उससे और आपके एडमिशन से, आपका उससे और आपके एडमिट कार्ड रिजल्ट जनरेट होने से कुछ भी रिलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं आएगा। आपने जो टेस्ट सेंटर सिलेक्ट किए हैं वो आप एडिट कर सकते हो क्या? तो 99% तो होना मुश्किल रहता है करेक्शन विंडो में। अगर वो भी विंडो मिल गई और आपको कुछ करेक्शन करने हैं तो एक पॉसिबिलिटी है, पर मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है वो और आपके जो टेस्ट सेंटर्स है वो आपको एडिट के लिए नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद आपके फादर्स ऑक्यूपेशन, सर गलती से एजुकेशन गलत भर दिया, ऑक्यूपेशन गलत भर दिया, तो कुछ इशू आएगा क्या? तो कुछ इशू नहीं आएगा। सर हमने तो ITR में ये दिखाया है, हमने तो 16 नंबर फॉर्म पे ये हमारा ऑक्यूपेशन दिखाया है, तो यहाँ तो अलग हो गया, कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता। 10th, 11th, 12th ये जो सारे डिटेल्स थे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्टेट में कुछ मेंशन करते वक्त मध्य प्रदेश पड़ गया, महाराष्ट्र लिखना था, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या? आइडियली ये करेक्ट ही भरना चाहिए था, पर आपने वहां पे 10th, 11th, 12th के डिटेल में अगर एड्रेस में स्टेट गलत या फिर डिस्ट्रिक्ट गलत सिलेक्ट किया तो आपको वहां पे पता चल जाता था। आपने स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में पता चल सकता था। तो 99% लोगों का स्टेट तो गलत नहीं होगा, और डिस्ट्रिक्ट में अगर गलती हो भी रही है तो एक्चुअली फिर से मैं दोहराता हूँ कि होनी नहीं चाहिए थी, पर अगर हो भी रही है तो उसका एडमिशन के ऊपर, एडमिट कार्ड के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं होता। जो पहले वाला क्वेश्चन था ना कि आप 12th में फर्स्ट पेज पे 12th आपका कौन से स्टेट से हो रहा है, वो आपका होम स्टेट कोटा डिफाइन करता था, तो वहां पे अगर आपने मिस्टेक की है तो इट इज बेटर टू करेक्ट दैट स्टेट, जो भी आपने गलती से भरा है वो करेक्ट कर दो, आपका 12th एक्चुअली कहां से हो रहा है उससे। पर ये गलती किसी से भी नहीं होगी ऐसा मेरा अजम्पशन रहेगा। आपने 10th, 11th, 12th के डिटेल्स में रोल नंबर गलत डाला है, 11th के मार्क्स प्रॉपरली पता नहीं थे, जो डाले वो बाद में करेक्ट पता चले तो अभी हमें चेंज करने चाहिए क्या? आई विल सजेस्ट नो, क्योंकि आपको ये एडिट विंडो में मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं, और वो एडिट करने की बेसिकली जरूरत भी नहीं है। ट्विंस,
आपका ट्विंस है क्या कोई भाई बहन, तो वो आपको पता है उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। यस, अगर कौन मेंशन करेगा, अगर दोनों लोग ट्विंस में से अगर एग्जाम दे रहे हैं तो दूसरे के डिटेल्स वहाँ पे मांगे गए थे, तो वहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट था। अगर आपने ना बोल के वो अगर फॉर्म आगे निकाला है तो आपको वहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना ही वो ट्विंस के बारे में था। ये भी एक क्वेश्चन था, आपने पहली बार नीट दी है क्या, मतलब इससे पहले कितनी बार दी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर किसी का अगर गलत भी दिया होगा जानबूझ के या फिर गलती से, तो भी एडमिशन के ऊपर या फिर आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं वगैरह ऐसा कुछ नहीं, एज लिमिट ही निकाल दिया है तो आप कितने भी बार नीट दे सकते हो। सो नो एनी इशू, आपने एक बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 3 बार लिखा है या फिर 0 ही लिख दिया है, नहीं मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, आपको पता है आपने अटेम्प्ट किया है फिर भी आपने नाम मेंशन किया है, तो भी कुछ उसका टेंशन नहीं है। और एक बर्थ प्लेस वहां पे मेंशन किया था, आपको बर्थ प्लेस, सर हमें लगा कि डिस्ट्रिक्ट हमारा XYZ है पर हमने गलती से दूसरा भर दिया, ये हमारे एडमिशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा क्या। जो एडमिशन का फॉर्म रहेगा वहां पे ये डिटेल्स भरते वक्त हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो हमने बर्थ डिस्ट्रिक्ट भरा है उससे और एडमिशन से डायरेक्टली कनेक्शन कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट दिखने हैं ये मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स में अपलोड किया है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ही फोटो है क्या। फोटो में नीचे सर हमने नाम नहीं डाला, तो नाम एक्चुअली आपने मेंशन किया था कि नाम रहना चाहिए, जिस दिन फोटो क्लिक किया है वो डेट रहनी चाहिए, पर हमने वो मेंशन नहीं किया है। तो विल इट अफेक्ट, ये कुछ हमारे प्रॉब्लम करेगा क्या एडमिट कार्ड पे। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है एट एग्जामिनेशन सेंटर, वो पूछेंगे कि आपने डेट क्यों नहीं डाली, पर वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रेफरेबली लिखा है, तो इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी। बहुत सारे लोग ऐसे आपके यहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ वाइट बैकग्राउंड अच्छा फोटो रहेगा पर नाम नीचे नहीं रहेगा। तो अगर किसी ने ये आपको पूछ लिया क्वेश्चन तो एट दैट टाइम आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए कुछ भी ये इशू नहीं करेगा फोटो के ऊपर नाम है, डेट है या नहीं है। सेकेंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिग्नेचर। सर हम तो हमेशा 10th के लिए 12th के लिए ऐसा ऐसा सिग्नेचर करते आए हैं, पर अचानक से बेटे ने इस टाइम नीट में करते हुए कुछ स्टाइलिश कर दिया, तो वो अब नहीं कर पाएगा। वो तो चेक नहीं करेंगे ना 10th का और 12th का और यहाँ का कैसा आपने सिग्नेचर बनाया है, तो आपके लिए वो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आपने जो अभी सिग्नेचर दिया है उसकी ही आपको प्रैक्टिस करनी है, वही आप सिग्नेचर करो, आपका काम खत्म। आपके ही बेटे ने अगर आपकी ही बेटी ने अगर ये सिग्नेचर किया है तो डेफिनेटली उसको आ ही जाएगी और उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर 10 उंगलियों के निशान प्रॉपर नहीं आए थे तो उसका भी कुछ इशू नहीं है, वो कुछ ऐसा बायोमेट्रिक से चेकिंग नहीं होता है। सो वहां पे भी वो थंब सिग्नेचर ले सकते हैं, पर उसका चेकिंग नहीं होता है कि यही इसके हाथ है क्या, तो उसका भी टेंशन मत लो। बहुत सारे नेट कैफे पे ये प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे पेपर्स रहते हैं, किसका पेपर कहाँ पे गया और 10th 10 के 10 उंगलियों के निशान इसके थे पर इसके हो गए, पर वो वेरीफाई नहीं होंगे। सो डोंट वरी। पर अगर ये डाउट सिग्नेचर के लिए है तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे ही सिग्नेचर करनी पड़ने वाली है। तो अगर किसी ने भी गलती से दूसरे का फोटो या फिर गलत फोटो या फिर कटा हुआ फोटो जिसमें फेस ही नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी अपलोड किया है और सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो ऐसे केस में आपको वो चेंज करना करेक्शन विंडो में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो आपको चेंज करना है क्योंकि फोटो से ही आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होने वाला है। आप सिग्नेचर जो करोगे वो वहाँ पे मैच करी जाएगी। तो आप जो भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाओगे, यहाँ पे आपने कुछ मेंशन किया रहेगा उससे, और जहाँ पे आपने आधार कार्ड ही अपलोड किया है तो वही, ऐसा कुछ ज़रूरत ही नहीं रहता। पर यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए हमने आधार कार्ड वगैरह अपलोड किया होगा, आपके पास अगर जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है जिस पे आपका फोटो रहेगा वो आप लेके जा सकते हो। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारे लिए एक हमारा फोटो इंपॉर्टेंट है, हमारी सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, हमने जो नाम लिखा था फर्स्ट नेम वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि नेशनलिटी मेंशन करना, इंडियन, माइनॉरिटी के बेनिफिट्स के लिए माइनॉरिटी प्रॉपर मेंशन करना, आपने 12th कहाँ से की है वो जो एक क्वेश्चन रहता है वो प्रॉपर मेंशन करना, और जिसको बुरखा पगड़ी टोपी का बेनिफिट लेना है उसके लिए यस, और अगर गलती से यस पड़ गया है पर ऐसा कुछ हम पहनते नहीं तो उसके लिए कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो आप अगर ये वीडियो को 2 बार 3 बार भी देखना चाहते हो तो देख लो, पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको कौन से पॉइंट पे टेंशन लेने की जरूरत है और कौन से पॉइंट को टेंशन लेने के बाद उसको करेक्शन करने की जरूरत है, ये मेरे तरफ से बताने वाला था। सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट आपका पेमेंट। अगर आपने सारा फॉर्म एग्जैक्ट भरा है पर पेमेंट ही आप करना भूल गए, या फिर एक बार कर दिया था कट गया है पर वो पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है,
फाइनल एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन पेज आपके हाथ में नहीं है, तो ऐसे केस में आपको नीट देने का कुछ मतलब चांस ही नहीं देंगे एनटीए। आपको कंफर्मेशन पेज जिसके पास है उसका ही एडमिट कार्ड जनरेट होगा, और कंफर्मेशन पेज जनरेट होने के लिए आपका सक्सेसफुल पेमेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने एक बार पेमेंट किया था पर वो अटक गया था, हम सर वेट कर रहे थे, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्या पेमेंट, क्योंकि बैंक ने तो बताया कि हमारे से यहाँ तो पेमेंट कट हो चुका है, हमने तो फॉरवर्ड कर दिया है। तो ऐसे केस में एनटीए 24 आवर्स 48 आवर्स या फिर 4 दिन 5 दिन के बाद अपडेट करता है। पर अगर अपडेटेड नहीं हुआ है तो कल तक लास्ट डेट तक ये डेफिनेटली चेंज करवा लीजिए, मतलब पेमेंट फिर से कर दिए, नो इशू। अदरवाइज आपका 1 साल जा सकता है। पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट जनरेट होती है कंफर्मेशन पेज, जो आप सामने भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, प्रिंट आउट चाहे तो कितने बार भी उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बार पीडीएफ आ चुकी है। सेम टाइम एनटीए आपको ईमेल करता है कंफर्मेशन पेज, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। जो आपने लॉगिन करते वक्त नया पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड उसके लिए नहीं यूज होता है। जो आपका पासवर्ड है वो उस पीडीएफ के लिए स्पेशली बता रहा हूं जो एनटीए भेजती है उसके लिए, वो रहता है आपकी बर्थ डेट DDMMYYYY ऐसे फॉर्मेट में। DD मतलब आपका जो बर्थ डेट का डेट है वो, MM मतलब मंथ ऑफ योर बर्थ डेट, और ईयर जो YYYY फॉर्मेट में रहेगा वो आपको मेंशन करना है। वो आप डालोगे कंटिन्यूसली विदाउट स्लैश, विदाउट डॉट, विदाउट डैश, तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। वो पीडीएफ आपको देखना है करेक्ट है ना, सब चेक करना है। एक करेक्ट देन बिल्कुल आप श्योर हो जाओ, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ भी गड़बड़ हो चुकी है, आपको दिख रहा है कि अरे थंब सिग्नेचर उल्टे अपलोड हो गया है, तो आपको सिग्नेचर की जगह पे सिग्नेचर करना इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत सारे लोगों का हुआ है, थंब की जगह पे सिग्नेचर अपलोड हुआ है, सिग्नेचर की जगह थंब। चेंज करना करेक्शन विंडो में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। करेक्शन विंडो में फोटो, अगर आपकी कुछ भी मिस्टेक है, आपका चेहरा दिखने प्रॉपर नहीं दिख रहा है या फिर आपकी जगह पे दूसरे किसी का फोटो अपलोड हुआ है, तो आपको ये करेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मेरे हिसाब से। जो कॉल आ रहे थे वो आधार कार्ड के रिगार्डिंग आ रहे थे, नॉट वेरीफाइड, नॉट अपडेटेड, ऐसे एज पर 10th वाले, या फिर छोटे मोटे जो करेक्शंस थे जिसमें एड्रेस की गलती है वगैरह वगैरह। तो डोंट वरी, इसका कुछ भी अफेक्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा। पर जिसका नेम में कुछ भी मिस्टेक है तो ऑन सेवर साइड डेफिनेटली उसको कुछ प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे। अगर किसी का है तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। किसी से भी फॉर्म भरवाया होगा या फिर खुद से भी भरवाया होगा, उसमें मैं सोल्यूशन दे सकता हूं। पर फिर भी टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है, हम अपनी साइड से करेक्शन विंडो में वो भी करेक्ट करवा देंगे। ठीक है, मेरे तरफ से इतना ही। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अस्मी करियर के यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली फॉलो करें। इस वीडियो से लेके आपका एडमिशन जर्नी तक हम थ्रू यूट्यूब आपके साथ रहेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अलर्ट्स जो रहते हैं, टाइमली अलर्ट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी एक कम्युनिटी हमने क्रिएट की है, उस पर को भी आप ज्वाइन करोगे तो सेम आपको अपडेट्स मिल सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।